तो दूसरा बिंदु पढ़ने के बाद में अगला बिंदु हम पढ़ेंगे परामर्श या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श बोल दें या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। इसका अनुच्छेद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। तो संविधान के अनुच्छेद 143 में, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 143, जो किससे जुड़ा हुआ है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार से। अब देखो, दो प्रकार की सलाह होती है, एक तो संवैधानिक मामलों में और दूसरा सार्वजनिक या लोक महत्व है। तो दो की बात हम करेंगे, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार में। पहला आता है संवैधानिक, दूसरा आता है सार्वजनिक या लोक महत्व के विषय। पहले में क्या होगा, अगर कोई भी मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है? संविधान से जुड़ा हुआ है। तो कोई विषय अगर संविधान से जुड़ा हुआ है तो उस संवैधानिक विषय में राष्ट्रपति किसकी सलाह ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक विषय में अपनी सलाह देनी होगी। ये कैसा है? ये है बाध्यकारी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई संवैधानिक विषय है और राष्ट्रपति उस संवैधानिक विषय में किसकी सलाह लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को उस संवैधानिक विषय पर अपनी क्या देनी पड़ेगी? सलाह देनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए क्या है? ये उनके लिए है बाध्यकारी। दूसरा है सार्वजनिक या लोक महत्व के विषय। तो सार्वजनिक या लोक महत्व के विषय में क्या होगा कि अगर कोई जनता के कल्याण से संबंधित विषय है, उसको सार्वजनिक मुद्दा है, तो ऐसे मुद्दों में भी भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। लेकिन इसमें दो बातें आती हैं। अगर लोक महत्व सार्वजनिक मुद्दा है तो सर्वोच्च न्यायालय जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को क्या दे? अपनी सलाह दे। वो सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, सलाह नहीं भी दे, मना भी कर सकता है। ठीक है। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को क्या दी है? सलाह दी है। ठीक है। तो उस सलाह को जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति माने ही, उसे अस्वीकार भी कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय दोनों क्या हैं? स्वतंत्र हैं। तो संवैधानिक मुद्दे पर तो बाध्यकारी है, सलाह देनी पड़ेगी किसको? राष्ट्रपति को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन सार्वजनिक या लोक महत्व के जो विषय हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय सलाह देना जरूरी समझे तो सलाह दे सकता है, अन्यथा सलाह देने से मना भी कर सकता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को सलाह दी है तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जो सलाह है उसे माने, उसे स्वीकार भी कर सकते हैं। ये हो गया अपने परामर्श संबंधी या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। चौथे बिंदु की हम बात करें, वो आएगा अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय की बात करें तो अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य, तो इसके दो तात्पर्य हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 में किसका उल्लेख मिलता है हमें? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय के कितने आशय दे रखे हैं? 2 आशय दे रखे हैं कि अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? 2 आशय। पहली इसमें बात बताई जा रही है कि न्यायालय के निर्णय
न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो सभी जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। स्वीकार किए जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, निचले न्यायालय है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पर कोई क्या दे दिया, अपना निर्णय दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी विषय पर अगर कोई निर्णय दिया है तो उस निर्णय को जितने भी न्यायालय हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे, वहां पर उसे क्या किया जाएगा, साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कहने से तात्पर्य ये हुआ कि अगर वैसा ही कोई विषय निचले न्यायालय में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रख करके वो न्यायालय अपना क्या देंगे, निर्णय देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, ठीक है, सभी जगह किसके रूप में मान्य होंगे, साक्ष्य के रूप में मान्य होंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात आती है कि न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अवमानना के लिए दंड का प्रावधान। ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है उसे आप मान नहीं रहे, उसका मतलब आप न्यायालय के जो नियम है, न्यायिक प्रक्रिया पर क्या कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो, उस पर अपनी उंगली उठा रहे हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको उस कार्य के लिए क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। तो न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसकी अवमानना कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सजा का प्रावधान है, सर्वोच्च जो न्यायालय है वो आपको सजा दे सकता है। तो अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य कितने हुए, दो हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जितने भी उसके नीचे न्यायालय हैं उनमें साक्ष्य के रूप में क्या होंगे, स्वीकार किए जाएंगे। और दूसरा है कि न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अवमानना, अगर न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है उसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायिक अवमानना। इसको क्या बोलते हैं, न्यायिक अवमानना। तो चौथा बिंदु हमने पढ़ा अभिलेख न्यायालय। पांचों बिंदु हम पढ़ते हैं, इसे हम रीट संबंधी क्षेत्राधिकार पढ़ सकते हैं। रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार में क्या आता है, तो देखो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत कौन, हाई कोर्ट, कितने प्रकार की, तो रीट होगी 5 प्रकार की जारी कर सकते हैं। तो रीट संबंधी क्षेत्राधिकार में आता है कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी करेगा, 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। ऐसे ही हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। अब कौन कौन सी रीट हैं और ये क्यों जारी किए जाएंगी, इन रीटों के माध्यम से क्या होगा, इन रीटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को क्या प्राप्त होगी, सुरक्षा। तो इनका उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकारों को क्या देना, सुरक्षा। तो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी जाएगी रिट के माध्यम से, ठीक है। अब कौन कौन सी रिट जारी करते हैं, उसमें क्या होता है,
एक की हम बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है अगर किसी व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, बंदी। किसी व्यक्ति को पुलिस ने बंदी बना लिया, उसे अरेस्ट कर लिया, तो इसके संबंध में ये है कि वो व्यक्ति न्यायालय में, ठीक है, अपील कर सकता है। तो न्यायालय उस बंदी की याचिका पर आदेश जारी करेगा। आदेश किसे देगा, कि उस व्यक्ति को आदेश देगा जो बंदी बनाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द वो न्यायालय के सामने क्या करे, पेश करे। तो न्यायालय उसके कारणों को जान सके कि व्यक्ति को आखिर क्यों बंदी बनाया गया है। अगर उपयुक्त कारण नहीं होगा तो न्यायालय उस बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या कर सकता है, रिहा कर सकता है। तो इस प्रकार से अवैध रूप से किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो वो इस रिट के माध्यम से अपने आप को बेगुनाह साबित करके क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो उसे न्यायालय क्या करेगा, उसे रिहा कर सकता है अगर वो अवैध रूप से क्या बनाया गया है, बंदी बनाया गया है। दूसरा इसमें हम पढ़ें परमादेश। परमादेश में क्या होगा, अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी कोई भी कैसा पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से क्या नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। कहने का मतलब इतना ही है कि कोई सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य पालन का सही ढंग से पालन नहीं कर रहा, उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उसके कर्तव्य का पालन करवाने के माध्यम से न्यायालय जो है वो क्या करेगा, आदेश जारी करेगा कि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से क्या करें, पालन करें। वो कौन सी याचिका हो जाएगी, कौन सी रिट हो जाएगी, परमादेश। इसके बाद में आगे हम बात करें उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होगा कि अगर किसी निचले न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, कोई केस चल रहा है, अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई केस चल रहा है, उस केस को उससे ऊपर चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, वो अपने पास मंगवाने के लिए जो आदेश जारी करेंगे उसी को क्या कहा गया है, उत्प्रेषण कहा गया है। तो उस आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय से वो केस किसके पास आ जाएगा, उच्च न्यायालय के पास भी आ जाएगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास भी आ जाएगा। फिर उस पर सुनवाई किसके माध्यम से की जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के माध्यम से की जाएगी। तो ये हो गई उत्प्रेषण रिट। आगे हम बात कर लें नंबर 4। नंबर 4 में हम लेते हैं अधिकार परीक्षा। देखो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकारों के बारे में पूछना। इसमें दो बातें आती हैं, गैर कानूनी, क्या आपका तरीका है वो कानूनी नहीं है, कानून ने आपको अधिकार नहीं दिया है, तो गैर कानूनी ढंग से आप कैसा काम कर रहे हो, कोई भी कानूनी काम कर रहे हो, तो आपसे सर्वोच्च न्यायालय पूछ सकता है, उच्च न्यायालय पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। तो देखो अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकारों के बारे में पूछना। अधिकारों के बारे में कौन पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी पूछ सकता है और हाई कोर्ट भी पूछ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से कानूनी कार्यों को कर रहा है तो कानून ने उसे अधिकार नहीं दिया है कि वो उस कार्य को करे। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस व्यक्ति से उसके अधिकारों के बारे में पूछेगा कि आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। अगर उसके पास उपयुक्त साक्ष्य नहीं है, उपयुक्त कारण नहीं है, तो उस न्यायालय के माध्यम से उस व्यक्ति को वो पद छोड़ना होगा या फिर न्यायालय उस व्यक्ति को पद छोड़ने के लिए कह सकता है। तो ये हो गया अधिकार परीक्षा। इसमें अंतिम अपना आता है उत्प्रेषण प्रतिषेध।
प्रतिषेध में क्या होगा, निषेध करना या मना करना। होता क्या है, कई बार निचले जो न्यायालय हैं वो अपनी शक्तियों से अधिक शक्तियों का क्या करने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्तियों से ज़्यादा शक्तियों का क्या करने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय को यह आदेश जारी करेगा कि आप अपनी सीमा में रह करके क्या करें, कार्य करें। ये कौन सा हो गया, प्रतिषेध। तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा और प्रतिषेध, ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय जारी करेगा। इससे होगा क्या, इससे व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें क्या प्राप्त होगी, सुरक्षा प्राप्त होगी। तो 5 बिंदु हमने पढ़ा रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो छठवां अपना पॉइंट हो जाएगा संविधान का रक्षक, संविधान का रक्षक या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो संविधान का रक्षक या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसमें देखो एक तो आता अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय संघीय सरकार द्वारा, तो केंद्र सरकार या संघीय सरकार के माध्यम से कोई कानून बनाए जाते हैं या फिर कोई नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, उन नियमों का क्या कर सकता है, पुनर्विलोकन, उनकी जांच कर सकता है। तो अनुच्छेद 31 ये कहता है कि अगर संघीय सरकार ने या केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है या फिर कोई नियम बनाया है, उन नियमों या कानूनों की वैधता की जांच करने की शक्ति किसे प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगर वो कानून सही नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, इसमें आता अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132, उसमें संघीय सरकार के स्थान पर आ जाएगा राज्य सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार अगर को क्या बनाए, कानून बनाए या फिर कोई नियम बनाए, तो उन कानूनों के नियमों की जांच किसके माध्यम से की जा सकती है, न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, उनके माध्यम से की जा सकती है। अगर वो जो नियम है, कानून है, राज्य सरकार ने सही नहीं बनाया तो उसे क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है या अवैध घोषित किया जा सकता है। तो 2 मुद्दे हो गए, एक तो संघीय सरकार के संबंध में, दूसरा राज्य सरकार के संबंध में। अगर दोनों ही सरकारें किसी प्रकार का भी कोई कानून बनाती हैं, वो कानून सही नहीं बनता है, संविधान के विरुद्ध होता है, तो ऐसे कानूनों की जांच करके न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है। एक इसमें आता अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि सरकार अगर कोई क्या बनाए, कानून बनाए, तो ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता है, मौलिक अधिकारों पर रोक लगाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका अनुच्छेद 13 के माध्यम से उस कानून को, ठीक है,
रोक सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस प्रकार से हमने छठवां पॉइंट पढ़ा कि संविधान का रक्षक किसे माना गया है, न्यायपालिका को माना गया है। तो न्यायपालिका संविधान को सुरक्षा प्रदान करती है, तो सुरक्षा प्रदान करने से संविधान की क्या हो गई, रक्षा हो गई। न्यायिक पुनरावलोकन से अभिप्राय है न्यायपालिका, पुनर् का मतलब वापस से, विलोकन का मतलब होती है अवलोकन करना, वापस से देखना कि जो भी कानून बनाया जा रहा है, चाहे वो कानून केंद्र सरकार बनाए या वो कानून राज्य सरकार बनाए, अगर कानून नियम विरुद्ध है, सही नहीं बनाया जा रहा है, तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, रद्द घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, कौन कौन से क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। तो उनमें हमने कुछ क्षेत्राधिकारों की बात की थी। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसके बाद में हमने पढ़ा था परामर्श संबंधी या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार है, अभिलेख न्यायालय है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो गई, और अंतिम पॉइंट हमने पढ़ा संविधान का रक्षक या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। Please subscribe YouTube channel, share and like it.